हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल ऑल इन वन में। देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए ऐसे विषय पर वीडियो लाने की जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अगर नहीं होते तो शायद ही कभी एटॉमिक बम बन पाता, और जिन्हें हम फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से जाना जाता है। ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1902 न्यूयॉर्क शहर में एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। ओपेनहाइमर का पिता जे.एस. ओपेनहाइमर एक सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंपोर्टर थे और उनके मां इला फ्रीडमैन एक पेंटर थी। जे.एस. ओपेनहाइमर का जन्म हनाउ में हुआ था, जो अभी जर्मनी में स्थित है। जूलियस एस. ओपेनहाइमर ने 1888 में अमेरिका आए। जब वो अमेरिका आए तब उनके पास खाना और कपड़ा बहुत ही कम थे और पैसा ना के बराबर थे। उन्हें एक टेक्सटाइल कंपनी काम में रखा और एक साल के अंदर वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव बन गए और धीरे धीरे वो अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस खड़ा किया, जिससे ओपेनहाइमर की फैमिली वेल्दी हो गए। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही तेज थे, जिनके कारण उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। ओपेनहाइमर ने इनिशियली एल्क्विन प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने इथिकल कल्चर के बारे में जानने के लिए फेलिक्स एडलर द्वारा स्थापित इथिकल कल्चर सोसाइटी स्कूल में 1911 में एडमिशन लिया। ओपेनहाइमर बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन स्पेशली वो इंग्लिश और फ्रेंच लिटरेचर और पार्टिकुलरली माइनरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे। ओपेनहाइमर बचपन से ही इतना इंटेलिजेंट थे कि वो एक साल में ही तीसरी और चौथी कक्षा पूरी कर ली और 8वें कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री पर बढ़ने लगा और 1921 में ग्रेजुएट कंप्लीट की। 18 साल की उम्र में ओपेनहाइमर हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की। साथ साथ हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी और मैथमेटिक्स पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद 1925 में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1924 में ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्राइस्ट कॉलेज में जब मेंबर बने, तब ओपेनहाइमर ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ कैवेंडिश लैबोरेटरी में काम करने का अनुमति लेने के लिए रदरफोर्ड को एक लेटर लिखा। रदरफोर्ड उस टाइम का बड़ा साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने अल्फा और बीटा रेडिएशन का आविष्कार किया, लेकिन रदरफोर्ड ने ओपेनहाइमर के इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद ओपेनहाइमर ने जे थॉमसन से मिला, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओपेनहाइमर को जे थॉमसन के अंडर काम करने का मौका मिला, लेकिन जे थॉमसन ने ये मौका ओपेनहाइमर को बस एक ही शर्त पर दी थी कि लेबोरेटरी के हर बेसिक काम कंप्लीट करने होंगे। ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज में खुश नहीं थे और उन्होंने एक दोस्त को लेटर में लिखते हुए कहा, मेरा टाइम बहुत ही खराब चल रहा है, लैब का काम बहुत ही बोरिंग है और मैं इसमें इतना बुरा हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या सीख रहा हूँ। उन्होंने अपने शिक्षक पैट्रिक ब्लैकेट, जो भावी नोबेल विजेता थे, उनके डेस्क पर नॉक्सियस केमिकल लगाकर छोड़ दिए थे, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी से उनके माता पिता को इन्फॉर्म करके उन्हें यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए कह दिया था। 1926 में ओपेनहाइमर मैक्स बॉर्न के अधीन पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज छोड़ दिए और गॉटिंजन यूनिवर्सिटी चले आए। गॉटिंजन थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए वर्ल्ड का लीडिंग सेंटर में से एक था। ओपेनहाइमर गॉटिंजन में ऐसे दोस्त बनाए जो आगे चलकर ग्रेटली सक्सेसफुल हुए, जिनमें वार्नर हाइजेनबर्ग, पास्कल जॉर्डन, वुल्फगैंग पॉली, पॉल डियारेक, एनरिको फेर्मी और एडवर्ड टेलर जैसे बड़े थियोरेटिकल फिजिस्ट शामिल हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर ने मार्च 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ही मैक्स बर्न के देखरेख में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का डिग्री हासिल की। यूरोप में रहते हुए उन्होंने और मैक्स बर्न ने बर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर एक फेमस पेपर पब्लिश किया, जो मॉलिक्यूल्स के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में न्यूक्लियर मोशन को इलेक्ट्रॉनिक मोशन से अलग करता है। ओपेनहाइमर को सितंबर 1927 में कैलटेक में यूनाइटेड स्टेट नेशनल रिसर्च काउंसिल फिलोसफी से सम्मानित किया गया था। कैलटेक में लिनस पॉलिंग और ओपेनहाइमर एक अच्छे दोस्त बने। लिनस पॉलिंग और ओपेनहाइमर साथ मिलकर एक केमिकल बॉन्ड के ऊपर काम कर रहे थे। उनका कोलैबोरेशन और उनका फ्रेंडशिप तब समाप्त हुआ जब पॉलिंग को पता चला कि उनका पत्नी के साथ ओपेनहाइमर का अफेयर चल रहा है। हालांकि ओपेनहाइमर ने बाद में पॉलिंग को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के केमिस्ट्री डिवीजन का हेड बनाने के लिए इनवाइट किया,
लेकिन पॉलिंग ने ओपेनहाइमर का ये प्रपोजल ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो शांतिवादी है। उसके बाद 1930 में ओपेनहाइमर अमेरिका लौट आए और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में एसोसिएट प्रोफेसरशिप एक्सेप्ट की। वो अपने टॉपिक में इतना खो जाते थे कि उनका लेक्चर कई घंटे तक चलते थे, जिसके वजह से स्टूडेंट उनका क्लास अटेंड करना बंद कर दिए। ओपेनहाइमर ने नोबेल पुरस्कार विजेता एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ मिलकर काम किया, जो एक साइक्लोट्रॉन पर काम कर रहे थे। उनके साथ काम करते वक्त उन्होंने उस डेटा को समझ पाए जो मशीन वो बना रहे थे बर्कले की लेबोरेटरी में। 1936 में बर्कले ने उन्हें $3,300 के एनुअल सैलरी पर एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनाए, जो आज के डेट में करीब $70,000 जितना होता है। बदले में उन्हें अपने लेक्चर को कम करने के लिए कहा गया। ओपेनहाइमर ने थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ साथ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में रिसर्च की। अक्टूबर 1941 को अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने से ठीक 2 महीने पहले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटम बम डेवलप करने के लिए मंजूरी दी थी। मई 1942 में नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन जेम्स बी कॉनेंट, जो हार्वर्ड में ओपेनहाइमर के दोस्त थे, उन्होंने ओपेनहाइमर को फास्ट न्यूट्रॉन कैलकुलेशन पर काम करने के लिए इनवाइट किया। ये एक ऐसा काम था जिनमें ओपेनहाइमर खुद को पूरी तरह उसी काम में लगा दिए थे। ओपेनहाइमर को कोऑर्डिनेटर ऑफ रैपिड रप्चर टाइटल दिए गए, जिसका मतलब होता है परमाणु बम में फास्ट न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन। ओपेनहाइमर ने इस काम के लिए एक ग्रुप बनाए जिनमें यूरोपियन फिजिस्ट और उनके स्टूडेंट थे। जून 1942 में यूएस आर्मी इस एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट को खुद के कंट्रोल में लेने के लिए मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट स्थापित किया, जिन्हें हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सितंबर में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल जेसली ग्रोव्स को परमिशन दिया। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट था, इतना सीक्रेट था कि बहुत से बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर को भी तब तक पता नहीं चला जब तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। लेस्ली ग्रोव्स ने इस काम के लिए ओपेनहाइमर को चुना। जून 1942 में ओपेनहाइमर को इस टीम का लीडर बना दिया गया। लेस्ली ग्रोव्स के इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि एक वामपंथी राजनीतिक विचार रखने वाले साइंटिस्ट को कैसे इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया, और उनके पास पहले से ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लीड करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऐसे शख्स को कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। लेकिन इतना विरोध के बावजूद भी लेस्ली ग्रोव्स ने अपने सिद्धांत पर टिके रहे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपेनहाइमर के वजह से ही अमेरिका एटॉमिक बम बनाने में सफल हुए। ओपेनहाइमर सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। एटॉमिक बम बनाने के पीछे और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे एनरिको फेर्मी, जेम्स बी कॉनेंट, अर्नेस्ट लॉरेंस, रिचर्ड फेनमैन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का एक ग्रुप हुआ करता था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इंजीनियर के साथ साथ 1,50,000 वुमेन वर्कर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 1940 में ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो और उनके टीम 1942 तक ये कंफर्म किया कि एटॉमिक बम बनाया जा सकता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग टाइप के एटॉमिक बम बनाए गए, जिनका कोड नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। 1943 से लेकर 1945 तक इन बॉम्ब्स के ऊपर लगातार काम किए गए। उसके बाद 12 जुलाई 1945 में प्लूटोनियम एनरिच्ड बॉम्ब को टेस्टिंग के लिए चुना गया। लेकिन इसी बीच 12 अप्रैल 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो गई, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने इसके लिए परमिशन दी। इस बम को टेस्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस को चुना गया, जिसे ओपेनहाइमर ने खुद चुना था। इस एटॉमिक बम जब विस्फोट हुए तब देखने वाले इसे बयान नहीं कर पाए। सुना जाता है कि ये जब विस्फोट हुए तब आसमान में एक मशरूम के शेप में दिखाई दिए। बम की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद जहां सब लोग खुश थे, वहीं ओपेनहाइमर को एक धक्का लगा और उन्होंने इसके बारे में बाद में कहते हुए कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है मैं अभी मृत्यु बन गया हूँ इस विनाशकारी आविष्कार से। इससे पता चलता है कि वो कभी भी अपने काम से खुश नहीं थे। तो दोस्तों, ये था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओपेनहाइमर की ये स्टोरी आपको कैसा लगा।
और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे इस चैनल का मूल मकसद है समाज में पॉजिटिविटी फैलाना। इसीलिए आज का हमारा रिलेशन है जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग।